बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज का लेक्चर, आज की बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहता रहा कि हमारे बहुत से बेटे और बेटियां, हमारे बहुत से बहन भाई, हमारे बहुत से बुजुर्ग जो हैं सैलाब की जिद में है। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी किसी ना किसी तरह हेल्प और सपोर्ट जरूर करनी चाहिए। हम फाइनेंशियली कर सके, हमें फाइनेंशियली जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई भी आपके आसपास जहां पर भी कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके उनकी हेल्प के लिए कोई काविश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, आपको जरूर फाइनेंशियली उसका हिस्सा बनना चाहिए। और अगर हम किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर हमें लाजमी खुदा के सामने हाथ उठाने चाहिए और उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए। लीस्ट हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, माओ के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, वालदैन के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे तमाम भाइयों की जो मुश्किलात है वो आसान करे। और अगर हमसे कोई ऐसी गलती कोताही हुई है जिसकी वजह से हमें ये जो अजाब या आजमाइश दी जा रही है अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ताला हमारी वो गलती कोताही माफ़ फरमाए और आइंदा से हमें वो गलती कोताही ना करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आते हैं तो आपको ये सब को तो बात पता चल ही चुकी होगी कि फ्लड सिचुएशन की वजह से पीएमडीसी की तरफ से जो एमडी कैट है वो पोस्टपोन कर दिया गया है 26 अक्टूबर तक। तो हमारे पास अब काफी सारे दिन बचे हैं। आपको पता है इससे पहले मैं सिर्फ टेस्ट की जो डिस्कशन थी वो अपलोड कर रहा था। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप कंप्लीट लेक्चर डाल दें, सर कंप्लीट एमडी कैट का सिलेबस डाल दें, सर हमें कंप्लीट नाउन के लेक्चर चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर चाहिए, एडजेक्टिव के लेक्चर चाहिए, एडवर्ब्स के लेक्चर चाहिए। तो अभी हमारे पास दिन भी है, लकीली हमें टाइम भी मिल गया, हमारे पास टाइम भी है, आप लोगों का मूड भी है पढ़ने का और मेरा मूड भी है पढ़ाने का। तो जब तीनों चीजें हैं तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो सीन कुछ यूं है कि हम एमडी कैट इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपके एमडी कैट से पहले मैं आपको सारा एमडी कैट इंग्लिश का जो सिलेबस है वो गो थ्रू करवा दूं। इसके लिए डेली 2 लेक्चर जो है वो मैं अपलोड किया करूंगा। एक लेक्चर आपका अपलोड होगा शाम 4 बजे और एक लेक्चर आपका अपलोड हुआ करेगा शाम यानी कि रात 9 बजे। आपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक इन लेक्चर्स को देख लेना है, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाकर मुझे चेक भी करवाने हैं, मुझे सेंड भी करने हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप नोट्स बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। और साथ साथ जो है क्या होता रहेगा कि बाकी लेक्चर्स को भी आपने जितना प्रॉपर टाइम, आपका टाइम टेबल रूटीन के मुताबिक चलता है उसको आपने कंटिन्यू करना है, कैरी ऑन करना है। तो स्टार्ट करते हैं एमडी कैट इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस। अब आप जो जिन बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि आप डिफरेंट टीचर से पढ़े हुए हैं। मतलब पंजाब के बच्चे भी, कई और टीचर, 50,000 टीचर्स हैं जो एंट्री टेस्ट पढ़ा रहे हैं, सिंध में अलहदा से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, केपीके में अलहदा से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बलोचिस्तान में, एजेके में, गिलगित बिल्तिस्तान में, हर शहर में, हर सूबे में बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े काबिल और बड़े बड़े क्लास के टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हर टीचर का एक अपना तरीका कार होता है। तो मेरे साथ स्टार्ट करने से पहले आज का जो लेक्चर मैंने रखा है वो खुसूसन सिर्फ ये है कि हम ये देखें कि हमने एंट्री टेस्ट इंग्लिश के लिए पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा रहेगा रोड मैप, हमारा सिलेबस बन जाएगा, हमारा कंटेंट बन जाएगा कि हमने एमडी कैट इंग्लिश को कैसे कवर करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी चीज पहले पढ़नी है, कौन सी चीज बाद में पढ़नी है, ये अरेंजमेंट हमने जो बनाई है ये क्यों बनाई है। तो इसमें बड़ी सारी चीजें टेक्निकली आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो एंड तक लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, देखना है, नोट करना है। बहरहाल इसको नोट करने की भी इस लेक्चर को जरूरत नहीं है, इसको आप जरा अच्छे से समझ लें तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो देखें, आपका जो एमडी कैट का जो सिलेबस होता है बेटे, आपको पता है कि आपको एमडी कैट के पेपर में, एमडी कैट इंग्लिश वाले पोर्शन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन कौन से आते हैं?
नंबर 1 आपको आते हैं ग्रामर के क्वेश्चन और नंबर 2 आते हैं आपको वोकैब के क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जब भी हमने ये ट्रेंड देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब भी मैं आपसे कहूँ ना कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं पास पेपर के हवाले से बात कर रहा हूँ। और पास पेपर भी कौन से, मैं दोबारा से याद करवा दूं, जब आप 2025 को कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है आपका जो प्राइम टारगेट रहेंगे वो आपके पास पेपर रहेंगे 2020, आपका पास पेपर रहेगा 2021, आपका पास पेपर रहेगा 2022, 2023 और 2024। मैं इससे पहले वाले पास पेपर को क्यों नहीं कह रहा, आपने जो है वो सोल्व सारी करने हैं, प्रैक्टिस सारी करने हैं, लेकिन आपका जो मेजर कंसर्न रहेंगे ना वो ये वाले रहेंगे 20, 21, 22, 23 और 24। और हम इंशाल्लाह ताला किसी दिन फिर इस पे बात करेंगे कि मैं सिर्फ इन पास पेपर पर ही क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ चलते चलते कि मैं इन पास पेपर पर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आप समझते हैं कि इनसे पहले जो आपका पेपर हुआ करता था वो प्रोविंशियल लेवल का होता था, उसमें टेस्टिंग जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती थी, जो पेपर बनाने वाले जो अथॉरिटी थी वो आपकी प्रोविंशियल थी, लेकिन इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, नेशनल लेवल का कर दिया गया, सेम सिलेबस किया गया पूरे पाकिस्तान के लिए, सेम पैटर्न किया गया और एक आधे साल में तो सेम पेपर भी लिया गया पूरे पाकिस्तान के लिए। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इन सालों के पास पेपर को क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से समझना है। क्या करने के लिए आपने इन सालों के पेपर को समझना है, क्या करने के लिए, देखें आपने पेपर की लैंग्वेज को समझने के लिए, आपने पेपर में हम उसे क्या बोलेंगे, डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने पेपर में क्वेश्चन, एमसीक्यूज और उनकी ऑप्शंस को समझने के लिए आपने लाजमी तौर पर इन सालों के पेपर्स को क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। बाकी करने तो आपने जहां से अवेलेबल है वहां से ही स्टार्ट करने, यानी कि अमूमन आपके पास जो अवेलेबल है एंट्री टेस्ट में वो 2008 से जो आपके पास है एमटी कैट के पास पेपर अवेलेबल है। और आपने जो स्ट्रेस करना है, जो आपका जोर होना चाहिए वो सारे का सारा किस पे होना चाहिए, 2020 से 2024। और मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़े से टाइम में आपको ये बात समझा सकूं कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि आपने इन्हीं सालों के पेपर को ज्यादा अच्छे तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करना है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इंग्लिश में हमारे पास दो तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं, एक हमारे पास ग्रामर है और दूसरे हमारे पास क्या है, वोकैब। अब ग्रामर की जब आप बात करेंगे तो ग्रामर में हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में चार जगह पर एक ही सेंटेंस को अंडरलाइन किया जाता है, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा करके। हमें चारों जगह पर एक जगह पॉइंट आउट करनी है जहां पर एरर होता है, बाकी तीन जगह ठीक होंगी। यहां पर हमें यह बताना है कि सेंटेंस कहां पर गलत है। फिर दूसरी तरह का जो क्वेश्चन होता है हमारे पास इंग्लिश में वो अल्टरनेटिव सेंटेंसेस है। अल्टरनेटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं या हम इनको बोलते हैं सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन या अल्टरनेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही सेंटेंस को चार तरह से लिखा गया होता है, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा करके। हमने ये देखना होता है कि इन चारों में से ग्रामेटिकली सेंटेंस कौन सा है। हमें पहले वाले सेंटेंस में एरर को पॉइंट आउट करना होता है कि चारों जगह पर एरर कहां पर है, लेकिन यहां पर हमें चारों जगह पर यह देखना होता है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, बाकी तीन सेंटेंस क्या होंगे, गलत होंगे। फिर तीसरी तरह का जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक छोड़ दी जाती है और उस ब्लैंक के लिए हमें चार ऑप्शन दे दी जाती हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा करके। और हमें ग्रामेटिकली ये देखना होता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इंग्लिश में पहली तरह के क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं और ग्रामर के क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के। या तो स्पॉट द एरर की सूरत में होंगे, या अल्टरनेटिव सेंटेंस करेक्शन की सूरत में होंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में होंगे। अभी हम इस पे बात करेंगे कि हमने इन ग्रामर के पोर्शन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है।
वो भी बात जो है अभी हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं पहले कि दूसरी तरह के क्वेश्चन हमारे पास कौन से होते हैं। तो दूसरी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो है वोकैब से रिलेटेड। अब वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास पहली तरह के क्वेश्चन कौन से होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन याद रखेंगे कि फिल इन दी ब्लैंक्स की सूरत में होते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि एक ही सेंटेंस है, उसमें एक ब्लैंक छोड़ दी जाती है और नीचे चार जो वर्ड्स हैं वो हमें दे दिए जाते हैं और हमें कहा यह जाता है कि आपने सेंटेंस को पढ़ना है, आपने ट्रांसलेशन के हवाले से, आपने कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो आपने वहां पर क्या करना है, पुट करना है। वोकैब से रिलेटेड ये पहली तरह का क्वेश्चन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। फिर दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जो वोकैब से रिलेटेड हो सकता है वो सिनोनिम का होता है और तीसरा एंटोनिम का होता है और फोर्थ जो हमें वोकैब का क्वेश्चन दिया गया वो क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन था। आसान तरीन क्वेश्चन थे। ये चार तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास आते हैं वोकैब से रिलेटेड। अब वही बात है कि बात अभी हम बाद में करेंगे कि हमने वोकैब को कैसे देखना है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है कि हमने ग्रामर को कैसे करना है और हमने वोकैब को कैसे करना है। हमने ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ना कैसे है, हमारा रोड मैप क्या है, जो कि हमारे आज के लेक्चर का जो आप उसे बोलें सोल भी है, जो आज के लेक्चर का टॉपिक भी है कि हमने करना क्या। आप सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर की। जब ग्रामर की बात होगी ना तो याद रखिएगा कि ग्रामर में नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है ना मैं उसको स्टार्स बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। और टोटल स्टार्स है हमारे पास 5, यानी कि अगर मैं वर्ब को 5 आउट ऑफ 5 कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर उठाते हैं, और जब अगेन वही बात है कि जब मैं पास पेपर की बात करूं तो आपने पास पेपर को 2008 से नहीं लेना, आपने पास पेपर को लेना 2022-2024। जब आप पास पेपर उठाएंगे 2022-2024 तक के तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे पास रहा है नंबर ऑफ एमसीक्यूज के लिहाज से, वो हमारे पास कौन सा रहा है, वर्ब। और इसी वजह से मैं इसको 5 स्टार्स कर रहा हूं। 5 स्टार्स करने का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब लकीली क्या है कि वर्ब के लेक्चर को मैंने वर्ब जो है वो बड़ी डिटेल के साथ आपके मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद सर अजीम पर डाला हुआ है। ये गालबन वर्ब के तकरीबन मेरा ख्याल है 23 लेक्चर्स बनेंगे थ्योरी के और 15 लेक्चर्स आपके पास बनेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज के। देखिए अब मैं पहले आपको ये भी समझा देता हूं कि जब भी हम कोई पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे पास तरीका कार क्या होगा। देखें जैसे हमने वर्ब पढ़ा तो हमने वर्ब पढ़ना है तो हम सबसे पहले वर्ब को डिफाइन करेंगे। वर्ब को डिफाइन करने के बाद हम उसके फंक्शनल पार्ट पर जाएंगे, यानी कि हम उसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे कि वर्ब की काइंड कौन सी है। जैसे अगर हम नाउन पढ़ेंगे तो हम ये बात डिस्कस करेंगे कि नाउन की काइंड्स कौन सी है। इसी तरह जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो हम प्रोनाउन में भी ये डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन की काइंड्स कौन सी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चूंकि एक रूल है, ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है तो इसकी काइंड्स नहीं होंगी। एडजेक्टिव की काइंड होंगी, एडवर्ब की काइंड होंगी, प्रेपोजिशन की काइंड्स होंगी। तो जहां जहां पर काइंड्स होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। काइंड्स डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनके रूल्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमने वर्ब पढ़ना है तो हम पहले वर्ब को डिफाइन करेंगे, वर्ब को समझेंगे, उसके बाद उसकी काइंड्स को समझेंगे, उसके बाद उसके रूल्स को समझेंगे। हम 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ डिटेल के साथ हर टॉपिक के रूल्स को समझेंगे। जब हम रूल्स कर चुके होंगे तो फिर हमें किस चीज की जरूरत होगी, फिर हमें जरूरत होगी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के बाद प्रैक्टिस के बाद जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो हमारे पास होती है उस प्रैक्टिस की, डिस्कशन की। आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 2 आउटकम्स हो सकते हैं, एक आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए, दूसरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन दोनों सूरतों में जो डिस्कशन आप टीचर से लेते हैं, जो बात आप टीचर से समझते हैं या टीचर जिस तरह बात आपको समझाता है, बिलीव मी वो आपकी प्रेपरेशन का 80% पोर्शन होता है हमारी एमसीक्यूज की डिस्कशन का। तो हमारे पास तरीकाकार ये रहेगा कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे
हम पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम उसकी काइंड्स को पढ़ेंगे, फिर हम उसके रूल्स को पढ़ेंगे, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम उन प्रैक्टिस की क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास वर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी होगा, हमारा टॉपिक इसी तरह, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग मेरा होगा, जो लेक्चर की अरेंजमेंट होगी वो इसी तरह रहेगी। ठीक है, तो नंबर 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं 5 स्टार्स बोल रहा हूं, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज के हवाले से मैं बोल रहा हूं कि पेपर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज किसके रहे हैं, वर्ब के रहे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा टाइम, ताकत किस पे लगानी है, वर्ब पे लगानी है। अब आप मेरे चैनल पर जाएंगे इंग्लिश विद सर अजीम पर, आपको वहां पर एक प्ले लिस्ट मिलेगी एमडी कैट इंग्लिश वर्ब के नाम पे, उसमें गालबन 23rd लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, और वो डिटेल्ड लेक्चर हैं किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर। हर एक चीज को, वर्ब की हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से मैं बता सकता था मैंने उसको एक्सप्लेन किया। आप उन लेक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आप मुझे बताएंगे, मैं आपको एमडी कैट में, एमडी कैट से रिलेटेड जो उसके एमसीक्यूज है वो डिस्कस करूंगा। बल्कि ये एमसीक्यूज मैं आपको दे दूंगा, आपने इनको प्रैक्टिस कर लेना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने एक और प्लेलिस्ट पे चले जाना है जो कि है हमारी प्रैक्टिस है वर्ब की। उसमें 15 एक्सरसाइजेज वर्ब की मौजूद हैं जो मैंने डिस्कस की हुई है 1 by 1। और मैं क्या करूंगा कि मैं आपको ये 15 एक्सरसाइज पीडीएफ में पहले दूंगा, आपने ये 15 एक्सरसाइजेज पीडीएफ में मुझसे लेनी है, प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद वो डिस्कशन के लेक्चर जो है वो आपने देखने हैं, ताकि आपको ये भी बात समझ में आ जाए, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाए कि आपने कितना जो आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, या आपको कितना उसके ऊपर ग्रिप हासिल है। तो खुशकिस्मती हमारी ये है कि वर्ब हमारा बहुत लेंथी टॉपिक है, वर्ब की प्रैक्टिस भी हमें सबसे ज्यादा करनी थी क्योंकि नंबर ऑफ एमसीक्यूज बड़े ज्यादा होते हैं पेपर में। तो खुशकिस्मती हमारी ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका वर्ब का टॉपिक विद प्रैक्टिस डिस्कशन, विद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा हुआ है। तो आज ही से अपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली वर्ब के लेक्चर्स को देखना शुरू कर देना है। ठीक है, मैं कल से नाउन के लेक्चर को अपलोड करना शुरू करूंगा, लेकिन आपने नाउन से स्टार्ट नहीं करना है, आपने वर्ब से स्टार्ट करना है, और वर्ब कंप्लीट करने के बाद आपने नाउन पर आना, याद रखिएगा। तो हमारे नाउन की भी यही रूटीन रहेगी, हम काइंड्स पढ़ेंगे, काइंड्स के बाद रूल्स पर आएंगे, रूल्स के बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस पे चल जाएंगे, और आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मिलेंगी, आपने उनको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद हम उनको क्या करेंगे बेटे, डिस्कस करेंगे, हम डिस्कशन पे जाएंगे। अब ये तो एक तरीका कार रहेगा। तो नंबर 1 हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे जरूरी टॉपिक जो है वो क्या है, हमारे पास वर्ब है, और वर्ब कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इंपॉर्टेंस के लिहाज से मैं इसको 4 स्टार्स कर रहा हूं। मैंने वर्ब को 5 स्टार किया था। अब जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं ना आप, तो इस बात को आप जरा अच्छे तरीके से समझ लें। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है हमारे पास एक रूल, जिसमें हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देखें, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। अब ये दो बातें जो है ये सारे का सारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। देखें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ये देखेंगे, इसके रूल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 चीज है इसमें सब्जेक्ट, और नंबर 2 है इसमें वर्ब। अब जब तक आप सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं समझ लेंगे अलग-अलग से, तो फिर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझ नहीं सकते। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, जिस तरह फर्ज करें आपने कोई डिश पकानी है, तो आप डिश पकाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को तैयार करते हैं। आप डायरेक्टली चूल्हे पर बर्तन रखकर डिश पकाना नहीं स्टार्ट करते, आप पहले 1 by 1 उसके इंग्रेडिएंट्स को स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद डिश पकाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेसिकली एक डिश है
जिसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके नंबर 1 इंग्रेडिएंट क्या है, सब्जेक्ट है, और नंबर 2 क्या है, वर्ब है। अब वर्ब हम पहले पढ़ चुके होंगे, अब दूसरे नंबर पर है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में है बेटे दो चीजें, इंग्लिश में दो चीजों को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। उनमें नंबर 1 हमारे पास क्या है, नाउन, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। तो अगर आप सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाउन को समझना पड़ेगा, प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। जब तक आपको नाउन प्रोनाउन समझ नहीं आएगा तब तक आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, और जब तक आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल को ठीक नहीं कर सकेंगे। तो टेक्निकली जब आप किसी से ये कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल कर लो, तो बेसिकली आप उसे क्या कह रहे होंगे कि आपने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं। नंबर 1 आपने क्या करना है, वर्ब, नंबर 2 आपने करना है नाउन, और नंबर 3 आपने क्या करना है, प्रोनाउन। और ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास इस डिश के क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, और जिस डिश के ये इंग्रेडिएंट्स हैं उस डिश का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे वर्ब, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे नाउन, नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, और नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को, जहां पर हम क्या करेंगे, हम वर्ब को, नाउन को और प्रोनाउन को क्या करेंगे, एक जगह पर इकट्ठा, हम सब्जेक्ट और वर्ब को एक जगह पर क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे नंबर 4 पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि अपने सिलेबस का स्टार्ट ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से कर देते हैं। अब बेटे देखिए ऐसा हो नहीं सकता, टेक्निकल पॉसिबल नहीं है मेरे मुताबिक। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप स्टूडेंट को पहले दिन से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे ले जाएं। बच्चे को जब तक नाउन समझ नहीं आएगा, बच्चे को जब तक प्रोनाउन वर्ब समझ नहीं आएगा। अब जैसे देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटे मुझे बताइएगा कि ही वर ठीक है या गलत है, तो डेफिनेटली आपका पहला आंसर यही होगा कि सर ही के साथ वर नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, वाज आता है। तो ही वर सेंटेंस में किसी सूरत भी एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करता, क्योंकि ही क्या है, ही सिंगुलर है और वर क्या है, प्लूरल है। तो ही वर के साथ अग्री नहीं करता, बल्कि ही के साथ अग्री कौन करेगा, वाज करेगा। लेकिन अब देखिए, अब मैं जैसे ही इससे पहले एज इफ लगाता हूं, तो एज इफ लगाने से हमें पता है हम सब्जंक्टिव केस में चले जाते हैं, और एज इफ जब हम लगाते हैं तो हमें स्टेट ऑफ बीइंग के लिए वाज लिखना ही नहीं होता, हमें क्या लिखना होता है, वर लिखना होता है। अब एज इफ जस्टिफाई करेगा कि ही के साथ वाज नहीं आएगा, जरूरी नहीं, बल्कि ही के साथ यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। जैसे हम बोलते हैं आई वाज होता है, लेकिन आप सेंटेंस पढ़कर आते हैं आई विश आई वर अ मिलियनेयर। अब इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में हम आई विश के बाद आई वाज नहीं लिखते, बल्कि क्या लिख देते हैं, आई वर लिख देते हैं। अब अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के मुताबिक देखेंगे तो वर आई के साथ अग्री नहीं करता, लेकिन आप वर्ब के जब रूल्स को साथ कंबाइन करते हैं तो आपको समझ आती है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस ये है कि हमें वर यहां पर लिखना है, इसलिए क्योंकि ये सब्जंक्टिव केस है, विश सेंटेंस है, अनरियल सिचुएशन है। तो जब तक आपने वर्ब नहीं पढ़ा होगा ना, याद रखिएगा, तब तक मेरे मुताबिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। जो टीचर स्टार्ट से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टार्ट करवाते हैं, मैं उन सारे अपने दोस्तों और भाइयों से, वो मेरे से बड़े सीनियर होंगे, कुछ जूनियर भी हो सकते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड होंगे, मेरा उन जैसा उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनके लिए मतलब कि एक मेरी तरफ से एक सजेशन होगा कि सर इस बात को जो मैं कर रहा हूं इसको गौर से समझें, गौर से करें, और बच्चों की आसानी के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से स्टार्ट ना करें। बच्चों को पहले वर्ब पढ़ाएं, नाउन पढ़ाएं, प्रोनाउन पढ़ाएं, और उसके बाद उसको कहां पर लेकर जाएं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे लेकर जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 पे वर्ब पढ़ेंगे, नंबर 2 पे नाउन पढ़ेंगे, नंबर 3 पे प्रोनाउन पढ़ेंगे, नंबर 4 पर हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि हम पहली 4 चीजें पढ़ेंगे, तो ये हमारा पहला ब्लॉक मुकम्मल हो जाएगा। और ये पहला ब्लॉक हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ब्लॉक, यानी कि हम इसको ब्लॉक वाइज लेकर चलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ब्लॉक। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होगा वर्ब, नाउन, प्रोनाउन।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई तीसरी चौथी चीज नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक डिश है जिसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, वर्ब है, नाउन है और प्रोनाउन है। उसके बाद हमारा सेकंड ब्लॉक स्टार्ट होगा और सेकंड ब्लॉक में हमारे पास है तीन चीजें। सेकंड ब्लॉक में जो हमारे पास तीन चीजें हैं वो है हमारे पास एडजेक्टिव, आर्टिकल और एडवर्ब। अच्छा, अब इस सेकंड को हम क्या नाम देंगे, सेकंड ब्लॉक को हम इसको नाम देंगे मॉडिफायर ब्लॉक। मॉडिफायर ब्लॉक हम इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें मॉडिफायर्स हैं, तीनों के तीनों हमारे पास, एडजेक्टिव भी, आर्टिकल भी और एडवर्ब भी। अब देखें, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो यहां पर आते आते हम नाउन्स को भी पहले पढ़ चुके होंगे, प्रोनाउन को भी पहले पढ़ चुके होंगे, तो हमारे लिए एडजेक्टिव को पढ़ना क्या होगा, आसान होगा। इसलिए हम एडजेक्टिव को नंबर 5 पे पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल के रूल्स को आप देखेंगे तो आर्टिकल के रूल तीन तरह के होते हैं। आर्टिकल के रूल होते हैं नाउन से रिलेटेड, आर्टिकल के रूल होते हैं जर्नल और आर्टिकल के रूल होते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। अच्छा, अब जब हम यहां तक आएंगे तो हम एडजेक्टिव भी पढ़ चुके होंगे, नाउन भी पढ़ चुके होंगे, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम आर्टिकल के सारे रूल्स को पढ़ सके, इसलिए हम इसको नंबर 6 पे पढ़ेंगे। एडवर्ब मॉडिफाई करता है बेटे किसको, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडवर्ब को और एडवर्ब मॉडिफाई करता है बेटे किसको, एडजेक्टिव को। अब यहां तक आते आते हम एडजेक्टिव भी पढ़ चुके होंगे, हम वर्ब पहले से पढ़ चुके होंगे, तो हमारे लिए एडवर्ब पढ़ना क्या होगा, आसान होगा। तो इसलिए मैंने एडजेक्टिव को नंबर 5 पे, आर्टिकल को नंबर 6 पे और एडवर्ब को नंबर 7 पे रखा। और इस ब्लॉक को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस ब्लॉक को हम क्या नाम दे रहे हैं, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर ब्लॉक में तीन चीजें शामिल है हमारे पास, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है और क्या है, एडवर्ब है। अब उसके बाद हम चलते हैं बेटे प्रेपोजिशन पे। अब प्रेपोजिशन आप समझते हैं कि प्रेपोजिशन पढ़ने से ज्यादा किस चीज का नाम है, पढ़ने से ज्यादा किस चीज का नाम है, प्रैक्टिस का नाम है। प्रेपोजिशन हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं, प्रैक्टिस बेस्ड सीखी जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको काफी सारे एमसीक्यूज इसके दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपने अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिस तरह हम बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा कंजंक्शन, और कंजंक्शन आप समझते हैं कि कंजंक्शन में हमारे पास क्या है कि इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, इनको हम पैरेलल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, हम काफी सारे वर्ड्स के साथ, टर्म्स के साथ इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा पंक्चुएशन, और जब इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं बात करूं तो मैंने वर्ब को कितने स्टार दिए, मैंने वर्ब को दिए 5 स्टार्स, और मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कितने स्टार दिए, 4 स्टार। मैं पंक्चुएशन को भी कितने स्टार दूंगा, 4 स्टार, और प्रेपोजिशन को भी कितने स्टार दूंगा, 4 स्टार। ये मैं आपको इंपॉर्टेंस के हवाले से बता रहा हूँ 5 स्टार में बात। उसके बाद मैं 3 स्टार्स दूंगा किसको, एडजेक्टिव को, 3 स्टार्स दूंगा किसको, आर्टिकल को, 3 स्टार्स दूंगा किसको, एडवर्ब को, 2 स्टार्स दूंगा मैं किसको, कंजंक्शन को, मैं 3 स्टार्स दूंगा किसको, सेंटेंस को, मैं 2 स्टार्स दूंगा डबल नेगेटिव और रिडंडेंसी को। छोटे छोटे से रूल्स हैं ये, वैसे ही कोई टॉपिक तो इतने लंबे चौड़े हैं कोई नहीं। और मैं 3 स्टार्स दूंगा किसको, इन्वर्जन को। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस के लिहाज से आपके दिन में एक खाका की भी बन गया होगा कि ये कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको किस पे कितनी कोशिश करनी है। तो हम पंक्चुएशन के रूल्स को बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उस प्रैक्टिस की क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हमने डिसाइड किया हर टॉपिक के लिए। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस की हम काइंड्स की बात करेंगे। सेंटेंस की काइंड्स पे बात करने के बाद, चीजों को समझने के बाद, उसी तरह हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, प्रैक्टिस के बाद हम डिस्कशन पे जाएंगे। फिर हमारे पास छोटे छोटे से रूल्स हैं, डबल नेगेटिव और रिडंडेंसी और इन्वर्जन, ये हम करेंगे नंबर 12 पे, नंबर 13 पे। और फिर उसी तरह ही पहले हम इनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम इनको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, इनकी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा रोड मैप रहेगा, ये हमारी चीजें रहेंगी किसके लिए, ग्रामर के लिए। और ये मेरा तरीकाकार है, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि हर टीचर का एक तरीकाकार अपना होता है, हर टीचर की अरेंजमेंट अपनी होती है। तो इंग्लिश हमें अरेंजमेंट तो कुछ देती नहीं है, तो हम अपनी आसानी के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक के अकॉर्डिंगली
میں نے یہ ارینجمنٹ بنائی ہوئی اور اسی ارینجمنٹ کے ساتھ ہم اس کو چلیں گے. اس میں سے ورب کے لیکچرز اور ورب کے پریکٹس جو ایکسرسائزز ہیں وہ یوٹیوب چینل انگلش ود سر عظیم پر پڑی ہوئی ہیں, وہ آپ آج ہی سے دیکھنا شروع کریں گے اسی لیکچر کے بعد. اور ساتھ ساتھ ہی مین وائل میں ناؤن کی ڈسکشن, ناؤن کے جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ کرنا شروع کروں گا. جب آپ ورب کے لیکچرز کو دیکھ لیں گے, جب آپ ورب کی پریکٹس کر لیں گے, ورب کی پریکٹس کی ڈسکشن کو دیکھ لیں گے, تو تب آپ نے پھر کس پر آنا ہے, ناؤن پر آنا ہے. پھر آپ نے ناؤن پر آنا ہے, پہلے آپ نے وربز کے لیکچر کو دیکھنا ہے. میں بار بار بول رہا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ورب ہے, سب سے زیادہ ضروری ورب ہے, سب سے زیادہ ایم سی کیوز بھی کس کے آئیں گے, ورب کے آتے ہیں, اور آئیں گے بھی وربز کے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس وکیب. وکیب کیسے کرنی ہے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اور یہ ایم ڈی کیٹ انگلش کے لیے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا کوشچن ہے ٹیچرز کے لیے. اب کیا کیا ہے کہ ہر ٹیچر نے, ہر ادارے نے ایک اپنے طریقے کے مطابق بچوں کو وکیب کروانی سٹارٹ کی ہے. اب سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے کوئی بھی ریکمینڈڈ وکیب نہیں ہے, کوئی بک نہیں ہے, کوئی نوٹس نہیں ہے, کوئی ایسی بک یا نوٹس نہیں ہے جو آپ رٹ لیں, پڑھ لیں, کھا لیں, پی لیں تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس میں سے آ جائے گا اور اسی میں سے آنا ہے. کوئی ایسی بک, کوئی ایسا نوٹس, کوئی ایسا سورس اویلیبل نہیں ہے. تو دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ پہلے ہوا کرتی تھی 843 ورڈز, یہ یو ایچ ایس کی طرف سے دیے گئے ہوتے تھے, ان کے سینونیمز بچے نے کرنے ہوتے تھے. اس کے بعد ان کو کم کر کے 643 نمز کے برابر کر دیا گیا, پھر ان کو کم کر کے 210 کر دیا گیا. لیکن 2020 سے آن ورڈ یہ جو وکیب دینے کا سلسلہ تھا یہ ختم کر دیا گیا, اور سم ہاؤ اس کو کیا بنا دیا گیا, ان سین بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, کوئی وکیب آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں دی جاتی, اور آپ کو جو کوشچن آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں, ان سین وکیب کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو طے آپ کر لیں کہ آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ میں فلاں بک کر لوں, فلاں نوٹس کر لوں, میں فلاں چیز ہضم کر لوں, فلاں چیز کھا لوں, فلاں چیز پی لوں تو میری وکیب تیار ہو جائے گی. آپ کو وکیب ان سین آنی ہے, ان سین ہوگی. آپ نے آپ کی ایف ایس سی جو انٹرمیڈیٹ کی, دیکھیں آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ کی جو انٹر کی وکیب ہے وہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ ریوائز جلدی جلدی سے کر لینی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 2 میں آپ کو 300 ایم سی کیوز, 300 سینٹینسز کی پریکٹس جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. جس کو چاہیے ہو وہ کیا کرے گا, وہ میرے نمبر پر واٹس ایپ کرے گا, اس کو یہ مل جائے گی 030725000285. بہت سارے بچوں کو مل بھی گئی ہے جو کہ ڈسکشن میں ساتھ ہے, ٹیسٹ کے ڈسکشن میں. اب یہ جو 300 ایم سی کیوز ہے نا سینٹینس کے, میں خود بول کر بتا رہا ہوں لازمی نہیں ہے کہ اسی میں سے آئے گا, لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی وکیب کو امپروو کریں گے اس بہانے سے. ٹھیک ہے, اس میں سے آنا نہیں ہے لیکن ہم اپنی وکیب کو امپروو کریں گے اس بہانے سے کہ ہم اپنے جب ٹیسٹ سیشن میں دوبارہ جائیں گے تو ہم اپنے ہر ٹیسٹ میں اس میں سے کوئی 10 20 30 50 جو کوشچنز ہیں اس کو شامل کر لوں گا. آپ نے ان کی وکیب کو یاد کر لینا ہے, ان ورڈز کو یاد کر لینا, ان کے سینونیمز انٹونیمز کو یاد کر لینا ہے. اپنے طور پر جتنا آپ کے پاس ایزیلی ٹائم اویلیبل ہو آپ نے اس کے خود سینونیم انٹونیم نکال لینے ہیں اور آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. اس کو بارے میں اتنا بودر کرنے کی, اتنا ٹائم انویسٹ کرنے کی, اتنا سر درد لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 300 سینٹینسز جو ہیں وہ آپ کے لیے انف ہوں گے آپ کی وکیب کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنے کے لیے, وکیب کو امپروو کرنے کے لیے, جو جس سے آپ کا پیپر سولو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ وعدہ میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ یہ وعدہ میں نہیں کرتا کہ اسی میں سے ہی آئے گا اور وہی وکیب آپ نے رٹنی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی وکیب کی بک نہیں ہے, کوئی ایسے نوٹس نہیں ہے, کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس میں یہ گارنٹی ہو کہ آپ نے اس کو کھا جانا ہے, پی جانا ہے, رٹ لینا ہے اور آپ کو اسی میں سے آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو وکیب کے بارے میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں, کوئی ایسا سورس نہیں ہے. لیکن ہم اپنے طور پر اپنی وکیب کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی وکیب کو امپروو کرنے کے لیے میں 300 سینٹینس کی ایک ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر دوں گا, وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. ہم اپنے ٹیسٹ سیشن میں ان میں سے نمبر آف کوشچن ڈیسائیڈ کر لیں گے, وہ ہم اپنے ہر ٹیسٹ میں ڈالتے جائیں گے تاکہ آپ کی آہستہ آہستہ کیا ہوتی رہے, اسی بہانے آپ کی وکیب امپروو ہو جائے.
बहरहाल मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, और मैं बड़े यकीन दहानी के साथ आपको, बड़े यकीन के साथ आपको ये कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ऐसा सोर्स नहीं है जिसे क्या किया जा सके कि ये श्योरिटी दे, ये गारंटी करे कि आपकी जो एमडी कैट के पेपर की वो कैब है वो उसी में से आएगा, पेपर उसी में से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर कि हमने एमडी कैट इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करना है, हमारा रोड मैप क्या रहेगा, हमारा ग्रामर कैसे रहेगी, हमारी वोकैब कैसे रहेगी, ग्रामर हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, ये अरेंजमेंट क्यों है, इन सारी चीज़ों के साथ बेटे उम्मीद है कि आपको आज बहुत सारी बातें इंग्लिश के बारे में क्लियर हुई होंगी। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, मेरा इंटेंशन नहीं था इसको थोड़ी बात को इतना लंबा करने का, लेंथी करने का, लेकिन ये बात लंबी होगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो, मेरा हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, तो मेरा स्टाइल ये है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो YouTube ने बड़ा आसानी कर दी आपके लिए कि एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप सब बच्चों को पता ही होगा, आप उसको इस्तेमाल भी करते होंगे कि आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं। तो आपने लेक्चर को 1 की स्पीड पे नहीं देखना है, आपने अपना टाइम बचाना है, आपने हर लेक्चर को 1.5 या 2 की स्पीड पे देखना है और डिटेल के साथ देखना है। लेक्चर नोट्स बनाने हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, मेरे साथ शेयर भी करने हैं, मैं अपने लेक्चर में उनको शेयर भी कर दिया करूंगा ताकि दूसरे बच्चों को भी उससे हेल्प मिल सके, इनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले, और फिर आज से ही ये काम शुरू करें और वर्ब्स के लेक्चर को पढ़ना, देखना, खाना पीना शुरू कर दें। वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर सारे के सारे पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पड़ी हुई है, उसको देखें और इंशाल्लाह ताला नाउन के लेक्चर आज से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जो बात मैंने आपको स्टार्ट में कही कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे फ्लड विक्टिम्स, बहन भाई, माँ बाप, बड़े छोटे हैं, उनकी किसी ना किसी तरह आपने हेल्प ज़रूर करनी है, हेल्प लाजमी करनी है। यही हमारे मज़हब का भी यही मैसेज है, हमारे इस्लाम का यही मैसेज है और इस पर ही हमें अमल पैरा होना चाहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।